हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से मनी चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने मनी का कॉन्सेप्ट और फॉर्म्स ऑफ मनी को डिस्कस किया है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, सीरियसली देखिए, हम लोग नॉर्मली बहुत जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो हमारे सिंपल टॉपिक्स हैं क्वेश्चन तो उनमें से भी आना है। और कई बार होता क्या है कि जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, थोड़े से या यूँ कहिए न्यूमेरिकल टाइप के हैं, जैसे नेशनल इनकम वगैरह, उन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जो ये सिंपल टॉपिक हैं जैसे मनी, ये कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और उससे होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स को देखिए 100 मार्क्स स्कोर करना है या 90 प्लस स्कोर करना है, वहाँ एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इसलिए मनी कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक आप देखेंगे, देखने में बहुत इजी है, लेकिन जब आप इसे स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत डेप्थ है और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। उम्मीद है पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारा मनी चैप्टर से टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी की सप्लाई क्या है, इसको डिस्कस करना है हम लोगों ने। सप्लाई का बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि एक तरह से जो मनी को सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे माइंड में आता है कि मनी कौन सप्लाई करता है? बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड योर आईसीआईसीआई, लाइक दिस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, हमारे माइंड में ये आता है। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग कुछ और है। तो चलिए सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। सप्लाई ऑफ मनी में देखिए क्या है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। पिछले वीडियोस में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टॉक होता है एनीथिंग जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उसे स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो होता है जिसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, उसे हम फ्लो बोलते हैं। फ्लो जो बहाव में है चीजें, यानी एक पीरियड के लिए हम उसको मेजर करते हैं। और स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे किसी मंथ की 30th को या 31 दिसंबर को हमने देखना है कि देश में टोटल मनी कितना है, वो क्या है? स्टॉक माना जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो सप्लाई ऑफ मनी है ये क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, इसका मीनिंग क्या है आगे समझते हैं। इट रेफर्स टू, यानी सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी याद रखिए, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखना। टोटल स्टॉक ऑफ मनी यानी जो टोटल पैसा है किसके पास? पीपल ऑफ ए कंट्री, जो उस देश के लोग हैं उनके पास, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये है सप्लाई ऑफ मनी, याद रखें स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, ये नहीं कहा गया है कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, ये नहीं कहा गया जो पैसा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ये नहीं कहा गया जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास है। नो, इसमें क्या कहा गया, यानी सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है वो पैसा जो देश के लोगों के पास है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि 31 अक्टूबर 2022 को देश के लोगों के पास कितना पैसा है, वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ मनी। उसमें कॉइन्स भी आते हैं, उसमें पेपर नोट्स भी आते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी है। अब सप्लाई ऑफ मनी से एक बात तो क्लियर हुई कि सप्लाई ऑफ मनी वो है जो लोगों के पास पैसा होता है, यानी इट डज नॉट इंक्लूड द मनी विद सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक्स। वो तो सप्लायर्स ऑफ मनी है। और इसका दूसरा मतलब एक और हुआ स्टूडेंट्स कि सप्लाई ऑफ मनी में हम उन लोगों के पास पैसा होने को मानते हैं, those who demand money, not those who supply money।
यानी इट इज व्हाट, ये उन लोगों के पास पैसा होने को सप्लाई ऑफ मनी मानते हैं जो मनी की डिमांड करते हैं, ना कि वो जो मनी को सप्लाई करते हैं। मनी सप्लायर्स कौन है? कॉमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, द गवर्नमेंट। उनके पास जो पैसा है उसे इंक्लूड हम नहीं करते हैं। अब ये तो स्टॉक सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग हुआ स्टूडेंट, सिंपल सा है। लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना पैसा है उसमें कॉइन्स भी आ गए, उसमें पेपर नोट्स भी आ गए, उसे हम सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। इसमें चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी का ही हिस्सा है दोस्तों, याद रखना। यह है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर करें। मनी सप्लाई को हम चार तरह से मेजर कर सकते हैं, M1, M2, M3, M4, यानी 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। लेकिन इस चैप्टर में हम इसको एक कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे और वो है M1, यानी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंटेड बाय M1। इसे M1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें इंक्लूड होता है C प्लस DD प्लस OD। याद रखिए, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को अगर हम मेजर करना चाहें, मापना चाहें, तो वो M1 से रिप्रेजेंट होगा एंड इट इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब याद रखिए, C मीन्स व्हाट। मैंने यहां एक छोटा सा ये फिगर भी ड्रॉ की है, इसको देखना ध्यान से। C मीन्स करेंसी विद द पीपल। लोगों के पास जो करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स हो, पेपर नोट्स हो, उसे हम क्या मानते हैं? करेंसी विद द पीपल। ये हो गया हमारा C। DD क्या हुआ? देखिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक्स। अब यहां वर्ड क्या आया है? डिमांड डिपॉजिट। इसे ध्यान से समझना दोस्तों। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? यानी लोगों द्वारा कॉमर्शियल बैंक में वो जमा किया हुआ पैसा जिसे वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं, और इसे हम चेकेबल मनी भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, कौन सा मनी बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स को चेक होता है ना, चेकेबल मनी। चेकेबल यानी जिसको चेक के द्वारा या तो विदड्रॉ किया जा सकता है या चेक के थ्रू आप किसी की भी फेवर में पेमेंट कर सकते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स के केस में ही ऐसा होता है। याद रखिए दोस्तों, डिपॉजिट्स जो हम मोटे तौर पर करें, हमारी दो तरह की होती हैं डिपॉजिट्स, याद रखना। एक होती है टर्म डिपॉजिट्स और एक होती है डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होती है दोस्तों? जो एक फिक्स डिपॉजिट है, यानी टर्म डिपॉजिट को जब आप चाहें तब विदड्रॉ नहीं कर सकते। जो टर्म डिपॉजिट है, जो फिक्स डिपॉजिट है, वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं है, यानी उसको चेक के थ्रू ना तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं जब आप चाहें, ना ही आप उसकी पेमेंट किसी और के फेवर में चेक के थ्रू कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें टर्म डिपॉजिट नहीं आता है। दूसरा होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है जो पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों का या बिजनेसेस का पैसा या तो सेविंग अकाउंट में होता है या करंट अकाउंट में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, याद रखना। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक। लोगों का वो पैसा, बिजनेसेस का वो पैसा जो या तो सेविंग अकाउंट में होता है या करंट अकाउंट में होता है, उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि उस पैसे को कभी भी विदड्रॉ किया जा सकता है। उसे चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। आप चेक से विदड्रॉ कर सकते हैं या चेक से अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में कभी भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सी का मतलब हुआ करेंसी विद द पीपल, डीडी का मतलब हुआ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक, और लास्ट में है ओडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो अदर डिपॉजिट्स हैं। अब ये कौन सी होती हैं अदर डिपॉजिट्स? देखिए, देखो कॉमर्शियल बैंक के जो पास पैसा होता है वो तो लोगों का होता है। लोगों का मतलब ह्यूमन बींग्स, जो लोग, पीपल ऑफ द कंट्री एंड द बिजनेसेस। इसके अलावा आरबीआई के पास भी तो पैसा होता है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास भी तो कुछ डिपॉजिट्स होती हैं। आरबीआई के पास कौन जमा करता है? कॉमन मैन तो पैसा डिपॉजिट नहीं करता वहां, लेकिन वहां पर जो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर गवर्नमेंट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं,
इनका पैसा तो डिपॉजिट होता है ना, तो यहाँ हम ये है अदर डिपॉजिट्स, जिसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल आप देखें दोस्तों, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी ऑफ द पीपल, DD डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, एंड OD इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। RBI का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो थर्ड है देखिए, ये था हमारा DD और ये था हमारा OD। अब ये जो थर्ड OD है इसको हमने यहां एक्सप्लेन किया है दोस्तों। देखिए, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अदर डिपॉजिट्स विद RBI में जो फर्स्ट है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ PFIs। PFI का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक NABARD, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी ये जो NABARD बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो RBI के पास पैसा है और वो डिमांड डिपॉजिट है, यानी ये NABARD RBI से उस पैसे को कभी भी विदड्रॉ कर सकता है। तो NABARD का पैसा जो एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नंबर 2 पे क्या आता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI में? देखिए, नंबर 2 पे है DD ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। जो फॉरेनर्स इंडिया में देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो विदेशी सरकारें हैं या जो विदेशी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको RBI के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब याद रखिए, RBI के पास विदेशी सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट्स का पैसा भी डिपॉजिट होता है, और वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट है, यानी उस पैसे को वो जब चाहे विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो RBI के पास है ना। अब देखिए, अदर डिपॉजिट्स में हम दो चीजें ले चुके। RBI के पास जो NABARD का पैसा है या अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, RBI के पास जो फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा है या फॉरेन गवर्नमेंट्स का पैसा है, विदेशी सरकारों का पैसा है। नंबर 3 पे क्या है दोस्तों, ये भी ले लीजिए। नंबर 3 है हमारा DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक। यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या जो वर्ल्ड बैंक है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो इंडियन सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास अपना कुछ पैसा डिपॉजिट रखता है, डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, और जब चाहें ये उसको निकाल सकते हैं। तो अब याद रखिए दोस्तों, अदर डिपॉजिट्स में क्या है? वो डिमांड डिपॉजिट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और इसमें 3 चीजें आ गई। एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जैसे NABARD, दूसरा फॉरेन सेंट्रल बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट्स का पैसा, और तीसरा फॉरेन फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा जैसे RBI, जैसे वर्ल्ड बैंक। यानी अब देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, देखो कहां से चले थे हम। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, C हमने कर लिया, DD हमने कर लिया, ये हमने अदर डिपॉजिट्स विद RBI को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। बड़े ध्यान से लेक्चर सुनिएगा ताकि कहीं भी आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो और कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी हो आपकी। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, देखिए 2 मिनट का, हु सप्लाइज मनी। ये मनी सप्लाई कौन करता है? इसका आंसर आप जानते भी हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। RBI सप्लाइज द मनी। आपको पता है, 1 रुपए के नोट या कॉइन्स छोड़कर जितनी भी हमारी करेंसी, जितने भी हमारे नोट, चाहे वो 10 रुपी नोट हो, 20, 50, 100, 500 या 2000 का नोट हो, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। तो ये है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री,
दूसरा सप्लायर ऑफ मनी कौन है? कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी इंडिया में काम करते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये भी मनी के सप्लायर्स हैं, क्योंकि इनके पास डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं लोगों की और वो चेकेबल अमाउंट होता है, वो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। और तीसरे नंबर पे है गवर्नमेंट। जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैंने अभी बताया था, इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट यानी 1 रुपी नोट और कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, जितने भी कॉइन्स हैं वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इश्यू करता है उनको। तो ये तीन है हमारे हु सप्लाइज मनी यानी सप्लायर्स ऑफ मनी। तो दोस्तों इस लेक्चर्स में हमने सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग डिस्कस किया, देन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जिसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिस्कस किया, फिर इसमें अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई को डिस्कस किया और लास्ट में हु सप्लाइज मनी यानी सप्लायर्स ऑफ मनी को डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अच्छे अच्छे वीडियो आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज।